हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खेर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट एजुकेशन में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या होता है गोल्ड ईटीएफ, क्या होता है इंडेक्स फंड, कौन कौन से फंड में हम लोग ने क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, उसमें से कौन से रेशोज देखना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर हम लोगों ने चेक करना चाहिए, इसके बारे में टोटल नहीं क्या कंप्लीट नहीं क्या मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो नहीं क्या बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि मार्केट में म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीजें हमें देखना जरूरी होता है। तो चलो गाइज यहाँ पे हम लोग स्क्रीन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा म्यूचुअल फंड क्या होता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें नहीं क्या हम लोग नहीं क्या फंड मैनेजर नहीं क्या अलग अलग नहीं क्या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और नहीं क्या करता है, हमें रिटर्न नहीं क्या अर्न करके देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि इन्वेस्टर है, जैसे कि हम लोग एज अ पब्लिक हम लोग क्या करते हैं, एसआईपी कर लेते हैं। ठीक है, या तो फिर लमसम अमाउंट हम लोग ने क्या इन्वेस्ट करते, जैसे 5,000 हो गया है, सॉरी 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, ये एक नहीं लमसम अमाउंट भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बाद जो फंड होता है वो कहाँ जाता है, ये फंड मैनेजर के पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड लिया है, तो आपने नहीं क्या किया, 2,000 की एसआईपी की है। और ये एसआईपी क्या होता है, एसआईपी जो रहते हैं एसबीआई के पास जाएगा, एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास जाएगा, उसको जो ऑपरेट करने का काम रहता है फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर क्या करता है, जो भी नहीं क्या आप लोगों ने नहीं क्या 1,000 रुपीज के एसआईपी के ऐसे नहीं क्या काफी लोग रहते हैं, एक मोटा अमाउंट होता है 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, जो टोटल अमाउंट क्या करेगा, जो फंड मैनेजर अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि नहीं क्या फंड होते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जैसे कि आगे में हम लोग इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्या होता है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। उसके बाद ये देखिएगा स्मॉल कैप में अगर नहीं क्या देखते हम लोग, तो ग्रोथ फंड, सेक्टर फंड, डेट फंड, इंडेक्स फंड और ईटीएफ भी हो सकता है। तो अलग अलग नहीं कैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो ये फंड मैनेजर क्या करता है, जैसे कि हमारे पास से पैसे आते हैं, एसआईपी आते हैं, उस फंड को नहीं क्या करता है, डाइवर्सिफाई करके नहीं क्या अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। फिर नहीं क्या उस सिक्योरिटी जो रिटर्न्स मिलता है, और रिटर्न को क्या करता है, कुछ नहीं क्या लाइबिलिटी नहीं क्या माइनस करके नहीं क्या इन्वेस्टर को रिटर्न करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे म्यूचुअल फंड में नहीं क्या 18%, 12%, 25%, 30%, 31% इस तरीके से हमें रिटर्न देखने को मिलता है। एज अ लॉन्ग टर्म नहीं क्या म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है। गैस आई होप सो कि आपने जो एग्जिस्टेंट नहीं क्या जो म्यूचुअल फंड होल्डर है उनको पता है कि किस तरीके से हमें रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, और भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे और नहीं क्या प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड को नहीं क्या हम लोगों ने बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है, उसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे, इसके ऊपर टोटली डिटेल्स नहीं क्या यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पॉन्सर, स्पॉन्सर क्या रहता है, जैसे कि एसबीआई, अभी एसबीआई क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा किसको, एसबीआई म्यूचुअल फंड को। ठीक है, एसबीआई म्यूचुअल फंड को कितना अमाउंट करता है, एज पर सेबी नहीं क्या नॉर्म्स नहीं क्या 40% एज अ ओन नहीं क्या उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिनिमम 40%, उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, पर मिनिमम 40% इन्वेस्टमेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर क्या करेगा, स्पॉन्सर करता है। फिर ये तो म्यूचुअल फंड को हैंडल नहीं करेगा, क्योंकि एसबीआई का काम क्या होता है, बैंक चलाना होता है। ठीक है, बैंक को ऑपरेट करना होता है, उसका काम नहीं होता म्यूचुअल फंड का चलाना, इसलिए वो क्या करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, ये एक ट्रस्ट एक्ट है, 1882 का एक एक्ट है, उसके अंडर में एक नहीं क्या एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है, एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। ट्रस्टी अपॉइंट करने के बाद नहीं क्या और एक चीज करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद नहीं क्या और भी चीज करनी पड़ती है, जैसे कि कस्टोडियन हो गया है। कस्टोडियन का काम क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है सेफ नहीं क्या उसको नहीं क्या सेफली रखना काम रहता है। उसके बाद नहीं क्या एक रजिस्टर अपॉइंट करना पड़ता है। रजिस्टर का काम क्या होता है, जो भी सिक्योरिटीज आती है उसको नहीं ट्रांसफर करने का काम नहीं क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। उसके बाद रहता है म्यूचुअल फंड बनाते हैं, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, मैंने अभी बताया एसबीआई म्यूचुअल फंड। अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड को ऑपरेट कौन करता है, फंड मैनेजर। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको सिंपल वे से अगर आपको अगर समझना है तो हम लोग नहीं इसको समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया, उसमें क्या करें, स्पॉन्सर किया, उसके बाद एक ट्रस्ट क्रिएट किया, उसके बाद एक प्रिंसिपल अपॉइंट किया जिसको असेट मैनेजमेंट कंपनी कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नहीं कहाँ पे जो भी नहीं क्लर्क रह गया उसको अपन अपॉइंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो एक म्यूचुअल फंड क्रिएट करते हैं, मतलब क्लासरूम नहीं क्या हम लोग नहीं क्रिएट करेंगे, और उसको जो पढ़ाने वाला जो रहते हैं, जो टीचर रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फंड मैनेजर। ठीक है, जो हमारे टीचर रहते हैं उसको हम लोग बोलेंगे फंड मैनेजर। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है।
तो अभी मैंने बताया ये फंड मैनेजर क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी फंड मैनेजर का काम क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर भी हम लोग इसके बारे में यहाँ पे नहीं क्या कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते गए। तो यहाँ पे देखो ये फंड मैनेजर का काम क्या होता है, जैसे कि यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चर। तो फंड मैनेजर का वही काम होता है, सिक्योरिटीज में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में करेंगे, अगर नहीं क्या ग्रोथ फंड में, इक्विटी में कर रहे हैं। अगर वो डेट फंड में अगर कर रहे हैं तो अलग रहता है, एटीएफ में करेगा तो कुछ और भी रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। जो भी यहाँ पे रिटर्न मिलता है वो किसको मिलेगा, इन्वेस्टर को मिल जाता है। इस तरीके से पूरा एक साइकिल चलता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको नहीं का स्पॉन्सर समझ में आया है, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर का काम भी समझ में आया। हम लोग बात करते हैं अभी नहीं क्या फंड हाउस के बारे में। ठीक है, फंड हाउस जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड में हम लोग एसआईपी करते हैं। क्या करते हैं, एसआईपी करते हैं। जब हम लोग एसआईपी अगर करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे एसआईपी करेंगे तो हमें क्या मिलता है, यूनिट्स मिलते हैं। जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट में करते हैं इन्वेस्ट, हमें क्या मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट। हमारे डिमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं, जैसे 10, 20, 100 और 2000 वट एवर जो भी रहेगा, वो क्या रहेगा, हमारे शेयर्स रहते हैं। तो वैसे ही हम लोग नहीं हमारे अकाउंट में आते हैं तो उसको हम लोग यूनिट्स बोलते हैं, ना कि शेयर्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यूनिट होल्डर होते हैं। ठीक है, जैसे नहीं कंपनी के जो शेयर्स हम लोग परचेस करते हैं उसको नहीं शेयर होल्डर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूनिट होल्डर कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बाकी काम तो वही रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कंपनी शेयर की प्राइस क्या है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे एसबीआई की शेयर की प्राइस क्या है, वैसा ही रहेगा हमारे नहीं क्या म्यूचुअल फंड की एनईवी क्या है, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, जस्ट लाइक ए शेयर की प्राइस होती है करंट प्राइस, वैसे एनईवी रहती है। हर दिन नहीं क्या एनईवी चेंज होती है, रात को नहीं क्या हर दिन नहीं क्या एनईवी आती है, नियर अबाउट नहीं क्या 8 o'clock के नहीं क्या आफ्टर नहीं क्या वो एनईवी आती है, और उससे हमें पता चल जाता है कि जो भी हम लोग बाय करेंगे आज के एनईवी से ही करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो जैसे हमारा रहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब टोटल कंपनी का साइज कितना है, वैसे ही नहीं क्या ये रहता है असेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब क्या है, पूरा नहीं क्या म्यूचुअल फंड का साइज कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये पिज्जा है, पिज्जा की प्राइस कितनी, 100 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे नहीं क्या देखो कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग ये पिज्जा को क्या करने वाले, खाने वाले हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 100 नहीं क्या डिवाइडेड बाय जो भी नहीं क्या 8% को हम लोग डिवाइड कर लेंगे। सॉरी ज्यादा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग है। ठीक है, 9 लोग है। ठीक है, तो हम लोग 9 लोगों में नहीं क्या डिवाइड करेंगे, तो जो भी नहीं क्या यहाँ पे आ रही है 9 क्या है, यूनिट है। ठीक है, जिसको ये क्या है, सभी को लोग को क्या कहते हैं, यूनिट होल्डर कहते हैं। और ये जो नेट एसेट है तो 100 डिवाइडेड बाय नहीं क्या 9 अगर करेंगे तो जो भी रेशियो आएगा वो क्या रहेगा, हमारी नेट एसेट वैल्यू रहती है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जब भी हम लोग नहीं क्या म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें नहीं क्या एनएवी पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और हमें यूनिट्स मिलते हैं, तो यूनिट हमें चेकआउट करना काफी जरूरी होता है गाइस। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आगे में। ठीक है, आई होप सो कि म्यूचुअल फंड समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अभी मैंने बताया है कि असेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, असेट अंडर मैनेजर, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद देखो नेट असेट वैल्यू क्या होता है, एनएवी, तो अभी उसके बारे में आगे में हम लोग बात कर रहे हैं। यूनिट होल्डर्स क्या होता है, अभी मैंने बताया जिस के इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिट्स मिलते हैं। और यूनिट होल्डर कौन होते हैं, जिसमें नहीं हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो पर्सन इन्वेस्ट करते हैं उसको यूनिट होल्डर कहते हैं। उसके बाद देखो फोलियो नंबर, जैसे शेयर में जब परचेज करते हो शेयर नंबर होता है, वैसा ही नहीं कि आप नहीं म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक फोलियो नंबर मिलेगा। फोलियो नंबर में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कोड रहता है ना, नंबर्स रहता है, जो जिस नहीं क्या यूनिट को हम लोगों ने परचेस किया है उसका एक क्या रहेगा, एक फोलियो नंबर रहेगा। उसके बाद देखो स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन रहेगा, जो नहीं क्या इन्वेस्ट करेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, 40%। एक ट्रस्ट रहता है, जो ट्रस्ट नहीं क्या, एक ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से नहीं क्या एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि पूरे म्यूचुअल फंड को नहीं क्या क्या करेगा, पूरा हैंडल करने का काम करता है। उसके बाद देखो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका भी काम क्या रहता है, पूरे स्कीम को नहीं क्या मैनेज करने का काम क्या किसका रहेगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो फंड नहीं क्या, फंड मैनेजर, फंड मैनेजर का काम नहीं क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही नहीं क्या क्या करता है, हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमा के दे सकता है। तो जब भी हम लोग नहीं कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका नहीं क्या म्यूचुअल फंड में नहीं क्या ऑपरेट कौन कर रहा है, कौन फंड मैनेजर है, उसको भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसको कितने साल से नहीं क्या म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हैं, कितना रिटर्न कमा के दिया है। ठीक है, ये सब चीजें, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब चीज भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये फंड मैनेजर का काम रहेगा।
कस्टोडियन मैंने अभी बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सेफली नहीं क्या करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका रहता है, कस्टोडियन का रहता है। रजिस्ट्रार का काम क्या होता है, जो ट्रांसफर नहीं एजेंट म्यूचुअल फंड में जो कंपनी जो रहती है उसके जो भी नहीं क्या एडमिनिस्ट्रेटिव जो नहीं डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको नहीं सबको नहीं ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। मतलब क्या हो गया कि यूनिट होल्डर को क्या करेंगे, यूनिट होल्डर को नहीं क्या यूनिट नहीं ट्रांसफर करना है, शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करे तो शेयर्स को नहीं क्या जो रहेगा डिविडेंड्स वगैरह हो गया है उसको सबका नहीं क्या बैलेंस करने का काम किसका रहेगा, रजिस्ट्रार का होता है गाइस। इस तरीके से एक म्यूचुअल फंड नहीं क्या चलता है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर क्या हम लोग ने क्या म्यूचुअल फंड नहीं क्या करें या एसआईपी करें। भाई साहब म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक ही होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक ही होता है, आज के बाद नहीं क्या ये नहीं क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि 50,000 हो गया है, 1 लाख हो गया है, तो ये जो अमाउंट इन्वेस्ट करे तो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर मेरे पास 50,000 नहीं है, 1 लाख नहीं है, मेरे पास 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 अगर मंथली अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं एसआईपी करता हूँ। उसको कहा जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑफर रहता है कि हम लोग नहीं क्या एसआईपी करें या फिर नहीं क्या लमसम अमाउंट भी कर सकते हैं गाइस। तो जैसे कि हमारी ईएमआई रहती है हमारे अकाउंट से क्या होती है भाई, वो नहीं क्या अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, ठीक है। तो कैसे वैसे ही नहीं क्या तुम्हारे एसआईपी जो रहती है वो भी नहीं क्या तुम्हारे अकाउंट से क्या डिडक्ट हो जाएगी, और कि कहाँ जाएगी, ये फंड हाउस के पास जाएगी, फंड मैनेजर के पास जाएगी, और फंड मैनेजर उस फंड को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करेगा, प्रॉपर नहीं क्या नॉलेज लेके प्रॉपर स्टडी करके वो इन्वेस्ट करने का काम करता है। कौन, फंड मैनेजर, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं एसआईपी। आई होप सो कि एसआईपी समझ में आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एनएवी क्या होता है, नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि हम लोग ने क्या फंड मैनेजर क्या करेगा, अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, कुछ डिविडेंड्स वगैरह मिल जाता है वो नहीं क्या यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, कुछ लाइबिलिटी रहते हैं। अभी देखो फंड मैनेजर की सैलरीज होती है, मल्टीपल नहीं क्या ऑफिस होते हैं, ऑफिस में नहीं क्या खर्चा होता है, ये सब चीजें भी लगती है तो वो सब लाइबिलिटी में रहेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं क्या खर्चा हो जाता है ना, ऑफिस ऑपरेट करने के लिए भी पैसा लगता है, तो वो सब नहीं क्या हम माइनस करेंगे लाइबिलिटी। उसके बाद देते हैं एनएवी। एनएवी आने के बाद नहीं क्या हम लोग क्या करेंगे, यूनिट होल्डर जितने भी यूनिट्स रहेंगे उसको नहीं क्या डिवाइड करेंगे, एनएवी को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो निकल के आएगा नेट एनएवी आएगा। यहाँ पे क्या करेगा, नेट एनएवी नहीं क्या हमें निकल के आता है, तो यही प्राइस पे नहीं क्या ये रात को आता है, एवरीडे नहीं क्या शाम को आता है। तो अगर मुझे अगर कल अगर परचेस करना है तो आज के एनएवी से ही करना पड़ेगा, अगर मुझे अगर नहीं क्या आज अगर परचेस करना पड़ता तो कल के एनएवी पे करना पड़ता है, ठीक है। तो एनएवी रात को आती है, एनएवी पे हम लोग नहीं क्या बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनएवी अगर नहीं क्या 150 100 रुपीज है, ठीक है, और मुझे 10,000 का एसआईपी करना है, तो मुझे कितना मिलेगा, 10 एनएवी, और कितना मिलेगा, 10 यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से रहता है गाइस, ठीक है। अगर 10,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। अब मैं आगे में पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, कैसे डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये आगे में भी देखते हैं। अभी देखो क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर जो रहता है म्यूचुअल फंड का, जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो रहते हैं, एक ओपन एंडेड और एक क्लोज एंडेड फंड। बहुत बार निका जो इन्वेस्टर रहता है उनमें प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि निका सर कहते हैं कि हम लोगों ने तो बाय कर लिया सर, मैं 6 महीने बाद निका बेचना है तो मैं बेच सकता क्या, ठीक है। तो उसमें दो फंड्स होते हैं, एक रहता है ओपन एंडेड फंड, मतलब वहां पे कभी भी बाय करो कभी भी सेल कर सकते हो, ठीक है। एक रहता है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड का काम ही होता है कि अगर म्यूचुअल फंड अगर नहीं क्या क्लोज एंडेड फंड का काम होता है कि अगर आपने आज बाय किया तो उसका लॉक इन पीरियड रहता है 3 इयर्स, है ना। तो 3 इयर्स का अगर लॉक इन पीरियड है तो 3 साल तक आप उसको सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। और 3 साल बाद ही आप उसको सेल कर सकते हो। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हो तो देखिएगा कि क्लोज एंडेड फंड है या ओपन एंडेड फंड है। कोई कोई म्यूचुअल फंड को नहीं किया, क्लोज एंडेड फंड को भी नहीं किया, इन्वेस्ट किया, सॉरी लिस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, वहां से आप नहीं किया परचेस कर सकते हो। बट जरूरी नहीं है कि शेयर मार्केट में उस नहीं किया म्यूचुअल फंड में नहीं किया क्या बोले उसको लिक्विडिटी रहना जरूरी है, लिक्विडिटी नहीं हो सकती। मतलब क्या, वहां पे अगर आप सेल करना चाहते हो वहां पे बायर होना जरूरी नहीं है, मोस्टली नहीं क्या नहीं रहते हैं, तो लिक्विडिटी काफी कम रहती है म्यूचुअल फंड में। तो अगर आपको नहीं क्या 6 महीने में 1 साल में अगर नहीं क्या आपको कोई म्यूचुअल फंड से निकलना है तो आप ओपन एंडेड फंड में जाइएगा। अगर आपको नहीं क्या 3 साल 4 साल 5 साल के लिए करना है तो आप नहीं क्या क्लोज एंडेड फंड में भी जा सकते हो गाइस, ठीक है। आई होप सो कि ये पहली बार आपने सुना होगा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड के स्कीम की अलग अलग कैटेगरीज होती है, ठीक है, अलग अलग फंड्स होते हैं। मैंने अभी बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड रहेगा। उसके बाद देखिए ईटीएफ रहता है, ईटीएफ फंड रहेगा, डेट फंड रहेगा। अभी ईटीएफ में भी क्या रहता है, डाइवर्सिफिकेशन फंड रहता है, टैक्स सेविंग फंड रहता है, इंडेक्स फंड रहता है, ठीक है। उसके बाद डेट फंड, हाइब्रिड फंड, मनी नहीं क्या, मनी मार्केट फंड भी नहीं क्या होता है गाइस। इस तरीके से सब कुछ चीज नहीं क्या रहता है, ठीक है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड नहीं क्या चलता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो फंड म्यूचुअल फंड जो स्कीम्स होते हैं कौन कौन से, जैसे इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग ने क्या, जो मैंने क्लास जब स्टार्टिंग में मैंने बात की थी, स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि हमारा जो पब्लिक रहता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो पब्लिक रहता है, ये पब्लिक क्या करेंगे, फंड देंगे। किसको फंड देने वाले हैं, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड को पैसे देंगे। और ये फंड को नहीं क्या ऑपरेट कौन करता है, यहाँ पे फंड मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंड मैनेजर। अब ये फंड मैनेजर जो रहता है कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है। इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है मतलब 100% वो क्या जा रहा है, इक्विटी में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, इक्विटी में जा रहा है, समझो बात को, ठीक है। तो ये म्यूचुअल, आपने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया, म्यूचुअल फंड को पैसा दिया, मतलब किसको दिया, फंड मैनेजर को पास दिया। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड, ज्यादा क्लियर होगा, एसबीआई, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड को आपने फंड दिया, और फंड ने क्या किया, फंड मैनेजर ने क्या किया, उस फंड को क्या किया, इक्विटी में डाला। इक्विटी यहाँ पे ग्रोथ फंड में डाला, मतलब 100% शेयर मार्केट में जाने वाला है, शेयर मार्केट में। अभी उसमें भी नहीं क्या, 3 वेरिएंट रहते हैं, ठीक है। एक रहता है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो कैसा है, लार्ज कैप में मतलब होता है निफ्टी 50 के 100 स्टॉक में जाएगा। यहां पे लिख लेता हूं, निफ्टी 50 के 100 स्टॉक में जाएगा, ठीक है। 100 से लेके 250 तक ये कहाँ जाएगा, ये मिड कैप में जाएगा। और 250 के अबाव जितने भी स्टॉक्स है स्मॉल कैप में जाएगा। यहाँ पे रिस्क स्मॉल कैप में, ठीक है, और ये मिड कैप है, और ये क्या है, लार्ज कैप है, ठीक है। तो लार्ज कैप में रिस्क क्या रहेगी, यहाँ पे आप अगर देखोगे, यहाँ पे रिस्क कम होता है, यहाँ पे रिटर्न भी कम रहेगा। मिड कैप में थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा, थोड़ा रिटर्न कम रहेगा। स्मॉल कैप में हाई रिस्क हाई रिटर्न रहेगा। अभी ये सबको नहीं कि हम लोग रेशो के माध्यम से नहीं चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आया है कि इक्विटी ग्रोथ फंड क्या होता है, ठीक है। तो इक्विटी ग्रोथ फंड का मतलब है 100% नहीं क्या शेयर मार्केट में पैसा जाने वाला है, ठीक है। ओके, क्लियर है। ओके, उसके बाद यहां पे देखो, उसके बाद यहां पे हम लोग देखते हैं, जस्ट वेट, ओके। यहाँ पे देखो डेट फंड, डेट फंड मतलब होता है 100% नहीं क्या, ये क्या जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा, डिबेंचर में जाएगा, बॉन्ड में जा सकता है, ठीक है। उसको नहीं क्या डेट फंड कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, मतलब ये शेयर मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, ये जाएगा डिबेंचर में 9%, 12%, ठीक है। शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ये डेट में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है 8%, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो आपको इतना ही फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं क्या यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद देखो बैलेंस फंड, बैलेंस फंड को हाइब्रिड फंड भी कहा जाता है। इक्विटी प्लस डेट में रहेगा, 70% इक्विटी में जाता है और 30% क्या होगा, डेट में जाएगा। तो ये चेक करना जरूरी होता है, जो भी आप फंड को नहीं क्या आपने यूज कर रहे हो, तो ये पता होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। जिन लोगों की एज अगर ज्यादा होती है, ठीक है, जैसे कि किसी की एज नहीं कि 60 ईयर अबाव है, उन लोगों ने नहीं कि बैलेंस फंड ही नहीं कि यूज करना चाहिए, ना कि इक्विटी ग्रोथ में जाना चाहिए। बिकॉज ऑफ तो वहां पर रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि कोरोना आ जाता है 2022 में, नहीं क्या क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, उसकी वजह से मार्केट नहीं क्या होता है, नीचे आ गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, थोड़ा पैनिक लेवल बढ़ जाता है, और हमें फंड की जब नीड्स होती है तब मार्केट नीचे जाता है, तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ऐसे केस में नहीं क्या बैलेंस फंड नहीं क्या लीजिएगा, जहां पे नहीं क्या कुछ फंड नहीं क्या इक्विटी में जाएगा, कुछ नहीं क्या डेट में जाएगा। उसके बाद में और भी नहीं क्या आपको यूनिक आइडिया बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग नहीं क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड का मतलब होता है यहाँ पे नहीं क्या निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स में होती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कुछ भी ना सोचेंगे, जो नहीं क्या वेटेज रहता है, जैसे कि नहीं क्या एचडीएफसी को, एचडीएफसी, एचडीएफसी में नहीं क्या 12% का वेटेज है, तो ये क्या करेगा, टोटल फंड में से 12% क्या करेंगे,
निफ्टी में डालेंगे। ठीक है गाइज, मैं ये पूरा नहीं क्या आपको लोगों को थ्योरेटिकल अभी बता रहा हूँ, और हम लोग यहाँ पे नहीं क्या देखेंगे, रियल नहीं क्या देखेंगे, हम लोग कैसे देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड क्या होता है, उसमें कौन से नहीं क्या कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि पता तो होना चाहिए कि इंडेक्स फंड क्या होता है। ठीक है, आगे में भी इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स स्कीम क्या होता है? इंडेक्स स्कीम, निफ्टी 50 में नहीं क्या 50 कंपनी होती है, तो ये अगर 1000 करोड़ का, सॉरी 10,000 नहीं क्या क्या है यहाँ पे टोटल फंड है, तो ये टोटल फंड में से क्या करेंगे 12% एचडीएफसी में डालेंगे, कुछ अमाउंट नहीं क्या रिलायंस में डालेंगे, कुछ अमाउंट नहीं क्या इन्फोसिस में डालेंगे। तो जो रेशो नहीं क्या निफ्टी 50 में नहीं क्या वेटेज है, वही वेटेज से नहीं क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, उसको इंडेक्स फंड कहा जाता है। और सबसे नहीं क्या यहाँ पे देखो सेक्टर जो होता है, सेक्टर स्कीम, मतलब यहाँ पे आईटी सेक्टर में पूरा एक सेक्टर में जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर तो बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर तो आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर तो ऑटो सेक्टर। ये सबसे नीचे क्या होता है, रिस्क फैक्टर यहाँ पे बढ़ा देता है गैस। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब भी नीचे इन्वेस्टमेंट करते तो सेक्टर फंड को हमें नहीं क्या इग्नोर करना चाहिए, यहाँ पे रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि 2022 के बाद नहीं क्या यहाँ पे आईटी सेक्टर में थोड़ा पैनिक लेवल बढ़ गया था। अभी रिसेंटली नहीं क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने किया था, टैरिफ बढ़ाने की बात की थी, तो आईटी सेक्टर यहाँ पे डाउन साइड में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे चीज में नहीं क्या हमें नहीं क्या देखने को मिल जाता है। जैसे कि 2008 में नहीं क्या आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा नहीं क्या डाउन साइड में चल रहा था, तो काफी साल लग जाते हैं एक सेक्टर को नहीं क्या अप साइड जाने के लिए। तो वहां पे अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है गाइस। तो सेक्टर स्कीम में नहीं क्या इग्नोर किया तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, तो ये पूरा फंड कहा जाएगा मनी मार्केट में। ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करें, फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करने वाले। मतलब क्या जी, कि हम लोग नहीं क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेजरी बिल होता है, हम मतलब क्या म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर रहता है वो नहीं क्या करेगा, ट्रेजरी बिल में करेगा, डेट में करेगा, तो ये सेफ रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं यहाँ पे सेफ रहता है, बट रिटर्न काफी कम रहते हैं, 7% 8% रहता है गाइस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो लिक्विडेट फंड, यहाँ पे हम लोग नहीं क्या, जैसे अभी मैंने बताया ट्रेजरी बिल हो गया है 91 डेज के लिए, नहीं कमर्शियल पेपर हो गया, तो ये कम दिन के लिए रहता है, वो भी नहीं क्या यहाँ पे भी नहीं क्या लिक्विडेट फंड में नहीं क्या आता है गाइस। ठीक है, आई होप सो कि ये फंड के स्कीम समझ में आ रहे कौन कौन से फंड्स रहते हैं, और भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं आगे में। ठीक है, स्कीम जब भी हम लोग कोई स्कीम में अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये स्कीम नहीं क्या देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद देखो ईटीएफ क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेंड फंड क्या होता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी 50 ईटीएफ, तो जैसे निफ्टी नहीं क्या अपसाइड जाएगा तो तुम्हारा फंड भी नहीं क्या अपसाइड जाएगा, जैसे निफ्टी नहीं क्या नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा, तुम्हारा फंड भी नीचे आएगा। तो ये जो ट्रैक करता है ना, जो निफ्टी 50 जो रहता है, निफ्टी 50 ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये नहीं क्या ट्रैक करता है निफ्टी 50 को। जैसे निफ्टी नहीं क्या अपसाइड जाएगा तो फंड निफ्टी 50 ईटीएफ भी अप साइड जाएगा, जैसे निफ्टी 50 डाउन तो ये भी निफ्टी 50 ईटीएफ भी क्या होता है डाउन। तो ये क्या करेगा, ट्रैक करता है हमारे निफ्टी 50 को, इसीलिए उसको कहा जाता है एक्सचेंज ट्रेंड फंड। आई होप सो कि समझ में आ रहा है। वैसा ही एक रहता है गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, तो ये क्या, तो अगर हमें अगर नहीं क्या गोल्ड अगर नहीं क्या परचेस करना है, जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड तो खरीद ही लेते हो, अगर आपको गोल्ड फिजिकल गोल्ड नहीं चाहिए, आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपको नहीं क्या पता है कि शेयर मार्केट में काफी ज्यादा रिस्क होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा मतलब कि लोगों के पैसे भी डूब जाते हैं, है ना। तो ऐसे टाइम में नहीं कि आपको अगर पैनिक हो जाते हो तो इस ऐसे टाइम में हमें गोल्ड ईटीएफ हम लोग परचेस कर सकते हैं गाइस। ठीक है, गोल्ड ईटीएफ मैं तो कहता हूँ अगर नहीं फॉर एग्जांपल अगर आपको 10,000 अगर इन्वेस्ट एस आई पी कर रहे हो मंथली, 10,000 की अगर एस आई पी मंथली अगर कर रहे हो, उसमें से नहीं क्या 15% तो गोल्ड ईटीएफ में करना ही चाहिए। ठीक है, ये आपके फंड को बैलेंस करने का काम करता है। मैं एक चीज नहीं का एग्जांपल बता देता हूँ, ये गोल्ड के अगर प्राइस का अगर आप चार्ट अगर देखोगे तो गोल्ड का प्राइस कब कब बढ़ा है, यहाँ पे देखो 2008, यहाँ पे देखो 2008 के बाद ये गोल्ड के प्राइस क्या हुआ, बढ़ा कब तक, 2000 नहीं क्या यहाँ पे 13 तक यहाँ पे गोल्ड के प्राइस बढ़ते हुए देखने को मिला। तो उस टाइम में क्या होगा, शेयर मार्केट क्या होता है, नीचे आया था, जब जब शेयर मार्केट नीचे आता है तब तक क्या होगा, ये गोल्ड बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो शेयर मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद 2020 तक नहीं क्या गोल्ड के प्राइस 2013 से लेकर 2020 तक नहीं क्या गोल्ड के प्राइस नहीं क्या एक ही जगह पे चल रहा था,
30,000 36,000 की रेंज में चल रहा था। 2020 में नहीं कहा, लॉकडाउन लग गया, मार्केट क्या हो गया, एकदम नीचे आ गया, गोल्ड क्या हो गया, एकदम अपसाइड चला गया। ठीक है, उसके बाद देखो 2020 के बाद नहीं क्या, गोल्ड क्या हुआ, फिर से बढ़ गया। अभी नहीं क्या, ट्रम्प ने क्या किया कि टैरिफ की बात की, फिर से पैनिक लेवल बढ़ा, शेयर मार्केट नीचे आया, गोल्ड क्या हुआ, ऊपर गया। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं, तो आपको नहीं क्या ट्रस्ट लेवल नहीं क्या क्रिएट हो जाएगा। अभी क्या होता है, बड़े जो फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े फंड होल्डर्स होते हैं, उनको पता है, वो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी वो जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने नहीं किया, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 10,000 करोड़, फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ नहीं किया, उन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया कहाँ पे, इंडियन इंडियन शेयर मार्केट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इंडियन शेयर मार्केट में। बट यहाँ पे नहीं क्या, पता चल गया कि भाई साहब यहाँ पे तो टैरिफ बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस कम होगा, कोरोना आ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब बैड न्यूज है, सिंपल में बोल दो एक वर्ड में, बैड न्यूज है। अभी बैड न्यूज है, तो शेयर मार्केट तो क्या होगा, डाउन जाएगा। तो फिर ये क्या करेंगे, फंड को, ये क्या करेंगे, फंड को विड्रॉल करेंगे, फंड को विड्रॉल करने के बाद खुद के पास तो नहीं रखेंगे, तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो गोल्ड में क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, तो डिमांड बढ़ने से गोल्ड के प्राइस क्या होते हैं, अपसाइड निकल जाना चालू कर देते हैं। तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, गोल्ड कब बढ़ता है। आई होप सो कि आपको समझ में आया। शेयर मार्केट डाउन जाता है तो गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं, जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड के प्राइस नीचे नहीं आते, वो स्टेबल रहते हैं एक ही जगह पे निकल, जैसे यहाँ पे निकल देखोगे आप, स्टेबल रहता है। ठीक है, आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर पीछे में अभी अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है एज अ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड अभी 1,25,000 समथिंग है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे गोल्ड काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, लास्ट 5 ईयर में काफी ज्यादा रिटर्न दिया। मैं अभी चार्ट के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर में और लास्ट 5 ईयर में कितना रिटर्न दिया है गोल्ड ने, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या करता है कि इन केस फॉर एग्जाम्पल कि आपने नहीं क्या एसआईपी की, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपने एसआईपी की शेयर मार्केट में, ठीक है, मतलब ग्रोथ फंड में, आपने स्मॉल कैप में, यहाँ पे लिख ही लेता हूँ स्मॉल कैप। ठीक है, आपने नहीं क्या किया 8,000 की नहीं क्या स्मॉल कैप में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसके बाद मैं डाइवर्सिफिकेशन कैसे करता है वो भी बताऊंगा। 10,000 अगर करना है तो पूरा स्मॉल कैप में नहीं जाएगा, कुछ स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, 8,000 यहाँ पे जा रहा है, तो 8,500 यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे देखो 1,500 नहीं का कहाँ पे जाएगा, गोल्ड ईटीएफ में। जब नहीं का गोल्ड क्या होगा, शेयर मार्केट नीचे आएगा, तो ये फंड क्या होगा, तुम्हारे एसआईपी में रिटर्न कम दिखेगा। उसके बाद क्या होगा, ये गोल्ड क्या होगा, बढ़ेगा, स्टेबल करेगा, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो स्टेबल रहेगा। अगर जब नहीं क्या शेयर मार्केट जब बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, आपको नहीं क्या, आपके नहीं क्या म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब मार्केट नीचे आता है तो ये बैलेंसिंग करने का काम करता है, इसीलिए गोल्ड ईटीएफ लेना काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है गाइस। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है गोल्ड ईटीएफ क्या होता है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेड में नहीं क्या, ये क्या कर रहा है, ट्रेड करता है। जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो ये गोल्ड ईटीएफ भी बढ़ेगा, एक्सचेंज ट्रेड का जो प्राइस कम होगा तो क्या होगा, गोल्ड के प्राइस भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, आई होप सो अच्छे समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो बहुत सारे फंड्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं किया, अभी तो टैक्स चेंज हो रहा है, अभी नया जो टैक्स आने वाला है, ठीक है, बिल तो पास हो गया है, तो उसके बाद नहीं कि हम लोग क्या डिडक्शन देते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट अभी जो करंट में चल रहा है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं क्या एक्ट जो है उसके हिसाब से नहीं क्या 80C में जो नहीं क्या डिडक्शन मिलता है, 1,50,000 का यहाँ पे नहीं क्या डिडक्शन मिलता है। अगर आप नहीं क्या ओल्ड रिजिम में अगर नहीं क्या आप नहीं क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आपको 1.5 लाख का नहीं क्या टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पे देखो अलग अलग रहते हैं, जैसे कि कौन नहीं क्या जैसे कि कौन नहीं क्या ELSS टैक्स सेवर फंड रहता है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हम लोग करेंगे, इसमें लॉक इन पीरियड रहता है, 3 साल तक लॉक इन पीरियड रखना जरूरी होता है। कैनेरा क्या रहता है, ICICI क्या है, पारक का है, SBI का भी है। तो ऐसे नहीं क्या एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है, तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 1.5 लाख तक नहीं क्या आपको नहीं क्या टैक्स बेनिफिट मिलता था। अभी आने वाले समय में नहीं क्या मैं कुछ भी चेंज होता है तो मैं आप लोग उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये अभी के लिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे लॉक इन पीरियड जरूरी होता है। उसके बाद देखो हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप,
में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, हमले डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, एज के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, अगर आप 10,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर से बता रहा हूं, आप अगर 10,000 अगर नहीं क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, एसआईपी, तो उसमें से क्या करोगे, गोल्ड में करोगे, गोल्ड ETF कितना 1,500। ठीक है, उसके बाद देखो लार्ज कैप में जाओगे, लार्ज कैप में कितना जाओगे, यहां पे देखो अगर आपकी एज अगर 30 ईयर है, मैं एज के हिसाब से लेके चल रहा हूं, अगर आपकी एज अगर 30 है तो मैं दो एज लेता हूं, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे एज, तो यहाँ पे अगर 30 ईयर है, सो सॉरी कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे 30 ईयर और यहाँ पे 45 ईयर्स। ठीक है, तो अगर गोल्ड में अगर करना तो सेम ही रहेगा। ठीक है, 1,500। ठीक है, अगर नहीं क्या, एक काम करते हैं, अच्छे से टेबल बना लेते हैं। अगर एसआईपी आपको कितना करना है, 10,000, तो यहाँ पे मैं एज के हिसाब से लेता हूँ। ठीक है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा कुछ करने का प्लानिंग करता हूँ मैं। ठीक है, ये एज है 30 और ये 45। ठीक है, यहाँ पे देखो गोल्ड ETF। ठीक है, तो अगर आपकी एज है तो यहाँ पे आपने क्या 1,500 कर सकते हो। ठीक है, 1,500। अगर आपकी एज 45 है तो यहाँ पे आपने क्या ज़्यादा कर सकते हो, मतलब 2,000। ठीक है, क्योंकि रिस्क थोड़ा कम चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं क्या आप लार्ज कैप में करोगे। ठीक है, लार्ज कैप में क्या होता है कि अगर आपकी एज है तो कम, तो यहाँ पे 30 ईयर है एज, मैं यहाँ पे एज लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अगर लार्ज कैप में कर रहे हो, देखो अच्छे सुन लो, अगर आप लार्ज कैप में अगर नहीं क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नहीं क्या 2,000 कर सकते हो, और यहाँ पे आप नहीं क्या 4,000 कर सकते हो। ठीक है, सेफ चलोगे। ठीक है, अगर आप मिड कैप और यहाँ पे मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों में कर, अभी यहाँ पे देखो मिड कैप में, यहाँ पे देखो स्मॉल कैप, यहाँ पे हम लोग 5,000 करेंगे स्मॉल कैप, और यहाँ पे स्मॉल कैप में हम लोग निकल ओनली 2,000। ठीक है, अभी कितना हो गया, 2,000 2,000 8,000। ठीक है, और यहाँ पे 2,000 मिड कैप में 2,000, दैट्स इट। ये हो गया प्रॉपर बैलेंसिंग एज के हिसाब से। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 7,000 8,000 8,000, मतलब यहाँ पे 1,500, इस तरीके से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर। अगर एज कम है ना तो शेयर मार्केट में हम लोग रिस्क ले सकते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप में क्या होता है, यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न, यहाँ पे देखो लो रिस्क लो रिटर्न रहेगा लार्ज कैप में। ठीक है गाइस, आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, 10,000 का एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। ठीक है, चलो यहाँ पे आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आगे में हम लोग और भी बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में देखो गाइज, यहाँ पे इंडेक्स फंड में नहीं क्या इन्वेस्टमेंट करना काफी अच्छा हो सकता है, जहां पे नहीं क्या 12% से लेके 13% है कि हमें रिटर्न तो वैसे मिल ही जाता है इंडेक्स फंड में। बट अगर स्मॉल कैप में करते हैं तो हम लोग 26%, 30%, 22%, 32% तक नहीं हमने रिटर्न देखा है, 36% तक हम लोग रिटर्न देखा है। तो स्मॉल कैप में ज्यादा रिटर्न मिलता है, बट रिस्क भी निका ज्यादा होता है। जब निका मार्केट नीचे चला जाता है तो स्टॉक भी नीचे चला जाते हैं। हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे आगे में बात करने वाले हैं, केस स्टडी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो और भी, अभी यहाँ पे हमें देखना पड़ता है रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल फंड में निका रेशो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने इग्नोर अगर कर लिया तो आप चेक कैसे करोगे कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है या बुरा है, तो हमें उसके लिए चेक करना पड़ेगा रेशो। तो हम लोग देखेंगे यहां पे सबसे पहले बीटा। बीटा हमें बताता है रिस्क, क्या बताता है, रिस्क। तो बीटा हमें क्या बताता है, रिस्क बताता है उस म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है। फॉर एग्जांपल कि निफ्टी में मैं यहां पे लिख रहा हूं निफ्टी का बीटा, निफ्टी का बीटा 1 है, इसका मतलब है, और हमारे नहीं क्या म्यूचुअल फंड का बीटा अगर नहीं क्या कितना है 2 है, इसका मतलब क्या है
कि हमारे म्यूचुअल फंड, क्या बोल रहा हूं मैं, अच्छे सुन लो, हमारा जो म्यूचुअल फंड है वो ज्यादा हाई वोलेटिलिटी वर्क कर रहा है। मतलब क्या है कि वो ज्यादा अप एंड डाउन नहीं क्या कर रहा है, मतलब क्या है वहां पे हाई रिस्क हाई रिटर्न हो सकता है, रिस्क भी ज्यादा रहेगा और रिटर्न भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, ऐसे म्यूचुअल फंड में रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो बीटा की वैल्यू है 1 के नियर बाय ही देखना चाहिए। ठीक है, हमारे इंडेक्स का जो बीटा होता है 1 के नियर बाय रहता है, 1 ही रहता है, तो उसके नियर बाय ही हमें नहीं क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा बीटा बड़ा नहीं चाहिए। अगर कम अगर रहता है तो रिस्क फैक्टर भी क्या रहेगा, कम रहेगा, रिटर्न भी कम मिल सकता है। तो बेटर देन कि 1 के नियर बाय ही हमें नहीं क्या बीटा होना चाहिए। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन के पीछे हम लोग नहीं जाते, इसका कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, हम लोग नहीं यहाँ पे मीन्स निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, वेरिएशन निकालेंगे, दैन अगेन हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है। तो हमें जब भी निकल हम लोग निकल कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें देखना पड़ता है उस म्यूचुअल फंड में, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस म्यूचुअल फंड में कितना स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसके पेयर वाले नहीं क्या म्यूचुअल फंड में भी कितना स्टैंडर्ड डिविएशन है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं गाइस। तो यहां पे देखो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, सो सॉरी यार, मैं पानी पी लेता हूं। यहां पे देखिएगा, थैंक यू सो मच। ओके, यहां पे देखो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो भाई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 18 है। स्मॉल कैप में कितना है, 26 का। और देखो अदर म्यूचुअल फंड में 8 पॉइंट नहीं किया, 81 का मैंने लिया है, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करके नहीं किया, यहाँ पे किया है। देखो यहाँ पे बता ही देता हूँ कि ये कैसे निकलता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये हम लोगों ने क्या ईयरली कैलकुलेशन किए हैं, कोई ईयर में 10, कोई में 12, कोई में 25, 8 और 13। उसके बाद नहीं क्या हम लोग इसका सब नहीं क्या मीन्स निकालते हैं। आई होप सो कि आपने स्टैटिस्टिक में पढ़ा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने स्टैटिस्टिक में पढ़ा होगा, एमबीए में हो गया या फिर अदर जगह में पढ़ा होगा। तो जो भी नहीं क्या मीन्स आता है, मीन्स यहाँ पे नहीं क्या हम लोग क्या करते हैं, जो भी मीन्स आया है डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे देखो 85। ठीक है, जो भी 85 आया है यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें नहीं क्या 17 का मीन्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने सब नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इक्वेशन जो भी रहेगा वो हम लोग करते हैं, तो उसका जो कैलकुलेशन आ रहा है ये आ रहा है। उसके बाद देखो वेरिएशन हम लोग निकालते हैं, वेरिएशन जो भी रहता है उसके बाद देखो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है 8.81। इस तरीके से निकल के आता है। हम लोग पूरा यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ये हमारे कोई काम का नहीं होता, बस बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे तो अपनी क्या नीचे में कमेंट कर लो, तो मैंने क्या उसके बारे में पूरा कैलकुलेशन बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, आते हैं फिर से हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, यहाँ पे 18 का स्टैंडर्ड डिविएशन है, यहाँ पे 26 का और यहाँ पे 8.81 है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं सेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो लार्ज कैप में क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना 18 है, तो इसमें रिस्क कितना रहेगा। यहाँ पे देखो अगर अगर मार्केट अगर नीचे अगर आता है तो ये कितना रहेगा, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 820। अगर मार्केट अगर बढ़ जाता है तो ये देखो कितना है 1180। तो यहाँ पे क्या है ना, कम बढ़ रहा है और कम नहीं क्या क्या कर रहा है, रिटर्न दे रहा है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे देखो हाई रिस्क हाई रिटर्न। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 26, तो यहाँ पे देखो हाई वोलेटिलिटी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे नहीं क्या देखो कम रहेगा। तो यहाँ पे देखो लो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर रहता है तो ये क्या ना मोर स्टेबल निकल रहेगा, मोर स्टेबल रिटर्न मिलेगा, बहुत ज्यादा निकल नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखो हाई स्टैंडर्ड डिविएशन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात करें तो हाई निकल क्या रहेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा, मोर उसमें क्या रहेगा रिस्क रहेगा, मार्केट निकल अप एंड डाउन काफी ज्यादा करता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया कि अगर आपकी एज है तो आप लोगों ने स्मॉल कैप में जाना चाहिए, जो कि हम लोग ने क्या बेयर कर सकते हैं, रिस्क को नहीं क्या हम लोग बेयर कर सकते हैं। बट जिनकी एज अगर ज्यादा हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, उसके हिसाब से नहीं कि हम लोग क्या करेंगे लार्ज कैप में जाते हैं। आई होप सो कि ये समझ में आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन जब भी हम लोग देखेंगे क्या करेंगे, सेम पेयर के साथ नहीं क्या कंपेयर करेंगे, ना कि लार्ज और स्मॉल। ऑब्वियसली कि लार्ज का क्या स्टैंडर्ड डिविएशन कम रहेगा, स्मॉल कैप का क्या रहेगा ज्यादा ही रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी नहीं क्या पेयर्स वाले नहीं क्या म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना पड़ता है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन को देखना जरूरी होता है। आपने बीटा देखा, स्टैंडर्ड डिविएशन देखा। ठीक है, उसके बाद देखो अल्फा। अल्फा ये क्या बताता है, ये कि बेंच मार्क को नहीं ट्रैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके म्यूचुअल फंड ने रिटर्न कितना दिया है, ठीक है, ये 16%। ठीक है, और आपके इंडेक्स ने कितना दिया है यहाँ पे 12%, और बीटा कितना है 1। ठीक है, तो मतलब क्या है
कि भाई साहब यहाँ पे बेंचमार्क से नहीं क्या 4% रिटर्न ज्यादा दिया है, ठीक है। तो 4% ज्यादा है तो अच्छी बात है। तो हमारे नहीं क्या ये अल्फा अगर रेशो अगर ज्यादा होता है तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे अगर नहीं क्या 4 की जगह अगर 10 रहेगा तो क्या रहेगा 10%, काफी अच्छा है। तो इंडेक्स ने जितना परफॉर्मेंस किया उससे ज्यादा नहीं क्या परफॉर्मेंस हमारे म्यूचुअल फंड ने किया है, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो अल्फा जितना ज्यादा रहेगा उतना हम लोग अच्छे समझते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर 2 अगर है या 2 से ऊपर है तो एक्सेलेंट हम लोग बोलते हैं। अगर यहाँ पे 1 से लेके यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 से लेके 2 अगर रहता है तो गुड बोलेंगे। तो इतना तो भी होना चाहिए, मतलब 2 से अगर ऊपर अगर रहेगा तो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 1 के नीचे नहीं चाहिए, ठीक है, ये समझ के चलो, ठीक है। 2 के ऊपर रहेगा तो काफी अच्छा माना जाता है। तो अल्फा भी देखना जरूरी होता है। उसके बाद देखो एक्सपेंसेस रेशो। अभी एक्सपेंसेस रेशियो भी देखना जरूरी है। मैंने अभी बताया था कि जो फंड मैनेजर होता है, क्या बोला था, फंड मैनेजर। अभी फंड मैनेजर की सैलरी रहेगी, लाखों करोड़ों में उनकी सैलरीज होती है। अभी उनको उनकी सैलरी कहां से आएगा? मैंने कहा था आप लोगों को, याद है क्या आप लोगों को, आप पब्लिक हो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पब्लिक हो, पब्लिक क्या कर रहे हो, म्यूचुअल फंड को, सॉरी म्यूचुअल फंड एसबीआई, म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हो। और म्यूचुअल फंड किसको, फंड मैनेजर को पैसा देता है, ठीक है। अब फंड मैनेजर को पैसा देने के बाद ये क्या करेगा, अलग अलग सिक्योरिटीज में नहीं इन्वेस्ट करता है ना, गोल्ड, ETF, ठीक है, जो भी है इंडेक्स फंड, ठीक है, ऐसे में इन्वेस्ट करके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी रिटर्न आता है वो पब्लिक को मिलता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर रहता है, यहाँ पे फंड मैनेजर लिखना था, फंड मैनेजर, ओ सॉरी, फंड मैनेजर रहता है। ये फंड मैनेजर ये सब एक्टिविटी करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ चार्जेस लगेगी, कुछ खर्चा लगता है, उसके लिए क्या रहेगा, एक मैनेजमेंट नहीं क्या फीस लगती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस लगती है, डिस्ट्रीब्यूशन फीस लगती है, मार्केटिंग के लिए नहीं क्या पर्सन रखना पड़ता है, क्योंकि 40% तो नहीं क्या स्पॉन्सर करेगा, बाकी 60% कहाँ से, पब्लिक से लाना है। तो पब्लिक तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ता है, ठीक है। ये सब खर्चे नहीं क्या हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस रेशो। तो गाइस यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशो ये 0.75 के ऊपर नहीं होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा है तो फंड मैनेजर काफी ज्यादा वो फीस चार्ज कर रहे हैं, वो खर्चे काफी ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे हम लोग समझ के चलते हैं, ठीक है। अगर कोई म्यूचुअल फंड अगर कोई म्यूचुअल फंड कम नहीं कर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड में कितना रहता है, 20 20 30 रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ करते नहीं, कुछ फंड मैनेजर कुछ अपना दिमाग लगाने नहीं है। वहां पे क्या करेंगे, रिसर्च करने की जरूरत नहीं, जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में जो रेशोज है उसी रेशो से नहीं क्या वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पे अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसका एक्सपेंसिव रेशो काफी कम होता है। बट यही चीज अगर हम लोग बात करते हैं, यही चीज अगर हम लोग कहां पे बात कर रहे हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैप फंड में, भाई स्मॉल कैप फंड में क्या होता है, कंपनी काफी नहीं क्या मतलब चेंजेस होता है, कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, लॉस होता है, तो ये सब चीज नहीं क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, उसके लिए टीम चाहिए, तो वहां पे रिसर्च टीम चाहिए, उसके खर्चे रहेंगे, ऑफिस चाहिए, उसके लिए नहीं क्या, और स्मॉल कैप फंड में नहीं क्या एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है। तो पेयर्स के साथ नहीं क्या कंपेयर करना पड़ेगा स्मॉल कैप में, कि इस फंड में कितना है और इस फंड में कितना है। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई म्यूचुअल फंड में कितना है और स्मॉल कैप एसबीआई म्यूचुअल फंड में कितना है, और स्मॉल कैप नहीं क्या एचडीएफसी नहीं क्या म्यूचुअल फंड में कितना है, ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो समझ में आ रहा है। तो ये जितना ज्यादा नहीं क्या क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक को एक्सचेंज करते हैं, चेंज करते हैं, तब जाके एक्सपेंसेस रेशो ज्यादा होता है, याद रख लो। तो पेयर के साथ ही हमें कंपेयर करना पड़ता है, तो एक्सपेंस रेशो भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ये नहीं कि 0.75 के ऊपर नहीं चाहिएगा इस, ठीक है, उससे ज्यादा अगर होता है तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिस नहीं क्या वहां पे हो रहे, ये समझ के चलते गए। तो ये भी रेशो देखना जरूरी है। उसके बाद देखो शार्पी। अभी ये शार्पी क्या बताया, ये बताता है रिक्स, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं क्या कितना रिक्स रिटर्न मिलेगा, ठीक है। आपने जो मतलब क्या फॉर एग्जांपल कि आपने नहीं क्या इन्वेस्टमेंट किया, आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिस्क लिया है तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर आपने ज्यादा रिस्क लेके नहीं क्या कम रिटर्न कमाए तो शार्पी रेशियो कम रहेगा। अगर आपने कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न कमाया तो शार्पी रेशियो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो शार्पी रेशियो हमें इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये देखो म्यूचुअल फंड में यहां पे देखो इन्वेस्टमेंट रिस्क के हिसाब से बेटर रिटर्न दे रहा है, समझ में आ रहा है नहीं, ओके।
सिंपल मैं बता रहा, आपने नहीं क्या कितना रिस्क लेके रिटर्न कमा रहे, सिंपल। ठीक है, अगर आपने ज्यादा नहीं किया रिस्क लेके कम रिटर्न कमा रहे तो भाई साहब गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल कि स्मॉल कैप में कर रहे हो, एग्जांपल लेता हूं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अच्छा यहां पे लिखना था एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब ये एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया और इसने रिटर्न कितना दिया, मतलब मात्र नहीं क्या 15%। और हमारे इंडेक्स फंड ने कितना रिटर्न दिया, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, मैं यहाँ पे लिख लेता निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसने नहीं किया 12%। गाइस तो यहाँ पे रिस्क तो ज्यादा है पर रिटर्न कम है ना, तो शार्पी का रेशो क्या रहेगा, कम रहेगा। बट यहाँ पे अगर नहीं क्या रिस्क, अगर यहाँ पे देखो अगर कम रिस्क लेके नहीं क्या हम लोग रिटर्न नहीं क्या अच्छा रिटर्न कमाते तो ये क्या रहा है शार्पी ज्यादा रहेगा, तो शार्पी रेशो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो कोई भी म्यूचुअल फंड में हम लोग करेंगे तो शार्पी रेशो हमें अच्छा होना काफी ज्यादा जरूरी होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ उसका कैलकुलेशंस किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 से लेके 2 अगर है तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, 2 से लेके 3 रहेगा तो वेरी गुड, और 3 के ऊपर अगर है तो एक्सेलेंट। समझा, 3 से ज्यादा शार्पी अगर है तो हमारे लिए काफी अच्छा माना जाता है गैस। ठीक है, तो इसका रेशो क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखो फंड ने रिटर्न कितना दिया है, रिस्क फ्री रेट मतलब मार्केट में रेट क्या चल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं क्या उसमें से माइनस करेंगे, डिवाइड नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स इट। यहाँ पे कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रख लो। ठीक है, तो ये हमें बताएगा शार्प। ठीक है, तो शार्पी से कितना होना चाहिए, 3 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, 1 के ऊपर है तो अच्छा है, बट 1 के नीचे है तो पुअर है। ऐसे म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा रिस्क लेके क्या कर रहा है, रिटर्न कम कमा रहा है, सिंपल दैट्स इट। अभी हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में बात कर चुके। ठीक है गाइस, तो ये रहता है शार्पी। ठीक है, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहता है। उसके बाद देखो शॉर्टिनो, अभी यहाँ पे देखो ये क्या बताता है, ये भी नहीं क्या वही बताता है जो कि नहीं शार्पी बताता है, बट इसका एक ही है कि अगर मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो उस हिसाब से नहीं क्या कैलकुलेट करता है। शैटो ने बताता है आपको निगेटिव रिस्क मतलब डाउन रिस्क लेकर कितना रिटर्न कमाया। ठीक है, शार्पी यहां पे देखो क्या फर्क है, यहाँ पे सिर्फ नहीं क्या शैटोनो में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सिर्फ नीचे जाने वाले रिस्क मतलब लॉस वाले मूवमेंट, लॉस वाले मूवमेंट को ही देखता है। और यहाँ पे देखो शार्पी नहीं है, ओके कोई बात नहीं। तो ये क्या बताता है, दोनों को बताएगा, अपसाइड वाले और डाउन साइड वाले भी, तो दोनों चीज देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा, अभी दोनों में यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम लोग, सेम नहीं है यहाँ पे रहेगा, जितना ज्यादा रहता उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कितना है, और यहाँ पे देखो रिस्क फ्री रेट तो जैसे 4% है, यहाँ पे देखो डाउन साइड यहाँ पे बता रहा है ये 6%, और यहाँ पे देखो 12%। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2.66 और यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, तो ये नहीं क्या म्यूचुअल फंड 1 बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शार्टिनो कितना है ज्यादा है 2.66। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। तो ये क्या कर रहा है कि जो रहता है डाउन साइड को नहीं क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। ठीक है गाइस, आई होप सो समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारे लिए काम का रहता है। ठीक है, शार्टिनो समझ में आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो और एक है टेनर। अभी ये क्या बताता है, ये मार्केट का रिस्क बताता है, जैसे कि हम लोग ने अभी स्टैंडर्ड डिविएशन से निकाला था, अभी ये बीटा से निकाल, सिंपल है। यहाँ पे क्या फर्क है, शार्पी रेशो में क्या है, ये टोटल रिस्क को निकाल स्टैंडर्ड डिविएशन से निकालेगा। यहाँ पे देखो टेनोर ये किससे बताएगा, बेटा, और शॉर्टिनो ये हमें बताता है डाउन साइड रिस्क जो कि निगेटिव ओलालिटी को बताता है। फर्क समझ में आ रहा है, तो हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन से भी देख रहे हैं और नहीं हम लोग बीटा से भी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है, इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है, ये जितना ज्यादा रहेगा हमारे लिए उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या रिटर्न कितना कमा रहा है, और यहाँ पे रिस्क फ्री रेट, और यहाँ पे नीचे क्या करेंगे बीटा से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो कितना आ रहा है 9.33, और यहाँ पे कितना आ रहा है 10। तो गाइज यहाँ पे जितना नहीं क्या रेशो अगर नहीं क्या, यहाँ पे देखो हाई टेनर रेशो हमें क्या बताता है, अच्छा है, लो क्या बताएगा हमें, बुरा है। तो हमें जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा हम लोग माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो टर्न ओवर रेशो भी हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। टर्न रेशो हमें ये बताता है म्यूचुअल फंड को जो मैनेजर रहता है वो कितना नहीं क्या पोर्टफोलियो को नहीं क्या चेंज कर रहा है, मतलब बाय सेल कर रहा है। ठीक है,
तो जितना ज्यादा बाय सेल करेगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव रेशियो भी बढ़ेगा, तो ये अच्छा है। एक्सपेंसिव रेशियो उसमें उस केस में अगर चेंज होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बट अगर कोई चेंजेस नहीं कर रहा और एक्सपेंसिव अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए नहीं क्या थोड़ा सा नहीं क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है गैस। तो ये याद रख लेना, टर्नओवर रेशियो भी देखना जरूरी होगा। अगर उसमें अगर नहीं क्या बहुत ज्यादा चेंजेस कर रहा है तो हाई टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है, हाई एक्टिविटी, ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा चेंजेस हो रहा है, ठीक है। अगर वहां पे अगर लो नहीं का टर्नओवर रेशियो मतलब वहां पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहे ज्यादा कुछ, ठीक है। जीरो अगर है तो नो रिप्लेस, और 100 है तो भाई साहब 100 स्टॉक को नहीं क्या चेंज करते रह रहा है फंड मैनेजर, वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, और ये एक्टिविटी होना काफी ज्यादा अच्छा भी होता है गाइस, ठीक है, ये भी मत भूलिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इतने सारे रेशियो देखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड यहाँ से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, शेयर मार्केट यहाँ से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो कुछ नहीं क्या चीजें हमें देखना पड़ेगा। आप लोग 10 साल पहले कहां पे थे, आज कहां पे हो? आपके 10 साल पहले आपकी लाइफस्टाइल क्या थी और आज क्या थी, और 10 साल बाद क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे नहीं क्या चेक करना पड़ेगा। तो क्या चेक करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि 2012 में इंडस्ट्री, यहाँ पे देखो 6.99 लाख करोड़ का ये क्या था, असेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। मात्र एक मैं राउंड अप अगर करता हूं तो 7 लाख करोड़ इंडस्ट्री थी, ठीक है। 37.37 लाख करोड़ 2022 में हुआ, 10 ईयर में कितना परसेंट, 18.25% निका कंपाउंड इन एनुअल ग्रोथ से निका बढ़ चुका है। मतलब सिंपल अगर मैं बोल दूं तो 18% से निका ये बढ़ रहा है कंपाउंड, हाँ मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं। तो गाइस इसका मतलब ये है कि यहां से भी नहीं क्या 22% यहां पे बढ़ने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो यहां पे अगर और भी नहीं क्या, यहां पे देखो फोलियो नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखो 4.80 करोड़ फोलियो नंबर मार्च 2010 में था, टू मार्च 2020 में ये नहीं क्या डिजिट डबल हो चुका है। इसी का मतलब है कि मार्केट में काफी ज्यादा लोग ने क्या एक्टिव हो रहे हैं, और यहां पे देखो मात्र 2 इयर्स में यहां पे देखो 4 करोड़ ने क्या फोलियो नंबर एक्टिव हुआ है, मतलब नए ने क्या म्यूचुअल फंड ने क्या परचेस किए गए हैं, समझ रहे हो। तो इतना ज्यादा ग्रोथ है, ठीक है। तो यहां से भी आगे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोगों ने एक आर्टिकल का भी यहाँ पे निकाला था। तो यहाँ पे देखो असेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे 60 करोड़, ठीक है, 60 करोड़, ठीक है, 2025 में, मतलब आप समझ सकते हो 2009 में 7.6 लाख करोड़ का था, ठीक है, असेट अंडर मैनेजमेंट। आज कितना है देख रहे हो, 8 to 9 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ हो चुका है लास्ट नहीं क्या 15 to 16 ईयर, 16 ईयर में 9 टाइम्स। गाइज यहां से हम लोग 10 ईयर में 5 to 6 टाइम्स यहां से ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। एसआईपी काफी ज्यादा नहीं गया, यहाँ पे देखो मंथली एसआईपी जो जाती है 20,000 करोड़ जाती है इंडिया में, ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि 100 लाख करोड़ यहाँ पे 2030 में जाने वाला है। मतलब यहाँ पे लोग काफी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंड कहाँ जाता है, शेयर मार्केट में जाता है, और शेयर मार्केट में डिमांड बढ़ता है, शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। शेयर की अगर प्राइस अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, हमें भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और आने वाले समय में नहीं क्या 10 सालों में नहीं क्या यहाँ पे नहीं क्या अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और हम लोग म्यूचुअल फंड में क्यों करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। हमारे पास हम लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग नहीं क्या स्टॉक को नहीं क्या ऊपर नहीं क्या स्टडी करें, और उसके ऊपर नहीं क्या हम लोग प्रॉपर नहीं क्या प्लानिंग करके नहीं क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, ठीक है। स्टडी करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टडी करके अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो क्या कोई भी स्टॉक रॉन्ग स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बेटर देन कि हम लोग रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बेटर देन कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में करेंगे। फिर भी गाइस आप लोगों को डायरेक्ट अगर शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको नीचे नहीं क्या आपको लिंक मिल जाएगी, हमारे प्ले स्टोर पे नहीं क्या रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं क्या एप्लीकेशन है, वहां पे रिकॉर्डेड नहीं क्या सब नहीं क्या क्लास है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। अगर आपको नहीं का फंडामेंटल रिलेटेड नहीं का कंपनी के बारे में अगर क्या और डिटेल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हमारी टीम आपको कॉल कीजिए, आपको बताएगी कि किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली शेयर मार्केट में।
ठीक है। ओके गाइस, तो कंपनी का एनालिसिस कैसे करना है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग ने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो गाइस म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रिटर्न्स मिलता है। हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे सब कुछ चीज मैंने यहाँ पे बताया, रेशोस कौन से देखना है, ये सब कुछ चीज यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ पे हम लोग और भी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्रो ऐप के बारे में यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है गाइज, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कोई भी एक स्मॉल कैप, मैं म्यूचुअल फंड यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी म्यूचुअल फंड को हम लोग कैसे निकाल रीड करते हैं, कैसे हम लोग उसके ऊपर स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप फंड में जब भी हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग बताया बंधन स्मॉल कैप, ये ग्रो ऐप में मैं सर्च कर रहा हूँ, आप चाहे तो कोई भी नहीं क्या एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रो ऐप का निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये स्मॉल कैप फंड क्या लिखा है, बंधन स्मॉल कैप फंड, मतलब यहाँ पे निफ्टी निफ्टी 250 के ऊपर वाले जितने भी स्टॉक्स होंगे उसमें इसने इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, तो स्मॉल कैप होगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे डिटेल में, देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक में उसने किया है। ये स्मॉल कैप है, हाई रिस्क हाई रिटर्न हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क नहीं क्या फंड है, स्मॉल कैप फंड है, इक्विटी में जाएगा। टोटल फंड नहीं क्या कहाँ पे जाएगा, इक्विटी में जाएगा, शेयर मार्केट में जाने वाला है। इन्होंने ओवरऑल रिटर्न कितना दिया, 33%। और ये कब से लॉन्च किया गया था, ये 2020 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद देखो 5 ईयर में इसका रिटर्न है 31%, 3 ईयर का है 33%, 1 ईयर का है ओनली 9%। ठीक है, हाँ तुम्हारे एफडी जितना ही है। 6 मंथ का रिटर्न है 9%। ठीक है, और 1 मंथ का है 3%, नियर अबाउट 3%। समझ में आ रहा है, तो ये रिटर्न दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट नहीं का ओलाटाइल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखो एनएवी, ये देखो एनएवी है ना, यहाँ पे देखो एनएवी, करंट एनएवी क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे एनएवी कितना, 32, सॉरी 52, 52 क्या है हमारा एनएवी। इस प्राइस पे हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर मुझे अगर नहीं कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के 1000 रुपीज अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय का 52 जो भी रहेगा, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ 20 के यूनिट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। उसके बाद देखो इस म्यूचुअल फंड का साइज कितना है, ये साइज है फंड साइज 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ पब्लिक खुद का भी फंड है और पब्लिक से भी पैसा लिया, और इस 17,000 करोड़ को उन्होंने इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया उसके बारे में हम लोग यहाँ पे नीचे में देखते हैं। उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उसने टोटल कंपनी में कितने किया, 228 कंपनी में किया। इतने डाइवर्सिफिकेशन किया, 228 कंपनी में उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया। यहाँ पे देखो उन्होंने कैसे डाइवर्सिफिकेशन किया, शोभा में नहीं किया, 3.40% उसने किया, मतलब तो कितना फंड है हमारा, 17,300 एंड समथिंग समथिंग है, इतना करोड़ का हमारा म्यूचुअल फंड है। उसमें से 3% यहाँ पे नहीं क्या शोभा इंडस्ट्री में इन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद नहीं क्या उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे देखो फाइनेंस रिलेटेड कोई कंपनी है, साउथ बैंक कंपनी है। ठीक है, आरईसी कंपनी में किया है। ठीक है, 2.72, साउथ बैंक कंपनी में किया है 2.24%, एलटी फंड जो कि 2.18%, ऐसे नहीं क्या चोलामंडल में किया है 1.55%। मतलब जो भी फंड नहीं क्या कंपनी के पास आता है, उसमें से एवरी मंथ जितना भी फंड आता है उसमें से हर कंपनी में वो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं इस तरीके से। ये देखो सब कंपनी है यहाँ पे देखो। ठीक है, वेदांता से लेके सब कंपनीज है, अमर राजा बैटरी हो गया है, सब ये देख सकते हो आप, पूरे कंपनी की लिस्ट है। ये चेक करना जरूरी होता है गाइस, ये चेक करो कि आपने जो फंड नहीं क्या परचेस कर रहे हो वो फंड कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो 89% वो कैश में डाल रहे हैं, इक्विटी में डाले, जो 10% उनके पास कैश में। ठीक है, उसमें से कौन से सेक्टर में जाएंगे, फाइनेंस जाएगा, कंज्यूमर नहीं यहाँ पे जाएगा, हेल्थ में जाएगा, मटेरियल में जाएगा, इंडस्ट्री और रियल एस्टेट हो गया, कंज्यूमर हो गया है, टेक्नोलॉजी हो गया है, डाइवर्सिफाइड और एनर्जी। ऐसे इसमें नहीं क्या टोटल फंड 1500 करोड़ का उसने डाइवर्सिफिकेशन किया। ऐसा रहता है म्यूचुअल, ये चीज देखना पड़ता है कि हम लोग जो एस कर रहे हैं 2000 5000, वो फंड कौन से सेक्टर में जा सकता है, फ्यूचर में कौन सा सेक्टर बूम कर सकता है, उस हिसाब से भी हमें चेक करना। ठीक है, उसके बाद देखो
यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फंड्स है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देखो अगर इस फंड ने कितना रिटर्न दिया, अगर गाइस यहाँ पे अगर मैं अगर 5 ईयर का अगर करता हूँ, 50,000 रुपये अगर मंथली वन टाइम अगर कर रहा हूँ, मैं वन टाइम की बात कर रहा हूँ, वन टाइम अगर मैं 50,000 अगर रिटर्न कर रहा हूँ, सॉरी 50,000, 5,000, सॉरी 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, 50,500, तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, कितने में, 5 ईयर में 2 लाख। क्या है, पॉसिबल है? हाँ, जिस तरह से रिटर्न दे रहा है इस उस हिसाब से पॉसिबल है। 3 ईयर में कितना मिलेगा, 1,20,000। यहाँ पे कितना मिलेगा 1 ईयर में, मात्र 55,000, 9%। यहाँ पे देखो 138%, दाना के यहाँ पे कितना मिलेगा 300%, मतलब 3 टाइम्स 5 सालों में निकल ट्रिपल हो रहा है। अच्छा है भाई साहब, अच्छा माना जाएगा। आई होप सो कि ये समझ में आया। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, 5,000 की ऐसा भी कर सकते हो, 5 साल के लिए अगर ऐसा भी अगर करते हो तो यहाँ पे देखो रिटर्न थोड़ा कम रहेगा। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे आप और रिटर्न कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 लाख के करीब करीब मिलेगा। मतलब आपका पैसा नहीं है, क्या हो रहा है, 5 ईयर में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 3 ईयर में यहाँ पे देखो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 48%। ध्यान, अगर 1 ईयर में आप देखोगे 8% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो ये रेशो के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं कि ये फंड कैसा है, अच्छा है या बुरा है। और यहाँ पे चीज कुछ छुट्टी होंगी तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो रेटिंग 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे दिया गया। रेटिंग से कोई मतलब नहीं होता है, रेटिंग देख के बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ना ही हम लोगों ने ये सब चीज देखना चाहिए, सिर्फ इतना रिटर्न है, ठीक है। हमें चेक करना पड़ेगा रेशोज, तो हम लोग रेशो में देखते हैं, ठीक है। रेशोज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और नीचे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली, यहाँ पे देखो, ठीक है। अल्फा 9.49, मतलब इंडेक्स से नहीं, क्या ये ज्यादा है, काफी अच्छा है। यहाँ पे देखो बीटा कितना है, कितना है, अब भी हम लोगों ने बात किया, मतलब कम है, मतलब रिस्क कम है, कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कमा रहा है। इंडेक्स से नहीं, क्या ये ज्यादा कमा रहा है। उसके बाद देखो शार्पी और साइटो ने, ये दोनों भी अच्छे, 1 से लेके ज्यादा है, मतलब ये फंड हमारे लिए अच्छा है। समझ में आ रहा है। देखो मैं कोई रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि ये म्यूचुअल फंड में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि अच्छा फंड क्या होता है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने क्या नियर बाय जो भी नहीं किया, आपके नहीं क्या एडवाइजर रहेगा, फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा, उनका सलाह लेके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन रिलेटेड ही बता रहा हूँ, मैं कोई एडवाइस प्रोवाइड एडवाइजर नहीं हूँ, और मैं कोई भी आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, समझ लो बात को। ओके, आई होप सो समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग नहीं मिनिमम SIP 1,000 रुपये से कर सकते हैं। मेरे पास बहुत स्टूडेंट आते हैं, सर मुझे ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, पर मेरे पास नहीं 1,000 रुपये में कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हो, कर लो यहाँ पे। समझ में आ रहा है। यहाँ पे फंड का रिटर्न है जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया, और यहाँ पे देखो स्मॉल कैप फंड जो है उसके नहीं क्या कौन कौन से नहीं क्या कॉम्पिटिटर है, जैसे क्वांट हो गया, निप्पॉन का है, यहाँ पे हम लोग निप्पॉन का भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड भी है, ठीक है। यहाँ पे 4 रेटिंग है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखो क्वांट का भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस रेशियो 0.42%, मतलब इतना सारा काम करने के बाद भी खर्चा भी कम है। समझ में आ गया। स्टैंड ड्यूटी तो लगता है, एग्जिट लोड अगर 1 साल के पहले अगर निकालते हो तो 1% लगेगा एग्जिट लोड। अगर इसके ऊपर नहीं क्या जो भी आप रिटर्न कमाते हो, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, तो अगर आप नहीं क्या जल्दी निकल जाते हो तो 20% आपको देना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म रहेगा तो भी नहीं क्या 12.5% नहीं क्या कैपिटल गेन आपको देना पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से रहेगा, ये सब चीज रहता है, ठीक है। एक्सपेंसेस रेशियो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेंसेस रेशियो नहीं क्या कितना था, कम ज़्यादा था, तो ये देखो ये काफ़ी ज़्यादा नहीं क्या स्टेबल है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कमी देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो सब हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। यहाँ पे फंड मैनेजर कौन है, यहाँ पे मनीष, यहाँ पे देखो ये सब मनीष है, 1 2 3 4 म्यूचुअल फंड, ये फंड मैनेजर है। अभी इनका क्वालिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है। और नहीं है, डिटेल्स नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, अच्छा डिटेल्स नहीं आ रही है, शो नहीं कर रही है, चलो कोई बात नहीं है। आई होप सो कि आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद नहीं क्या और भी चीज़ें अगर आपको अगर देखना है तो आप नहीं क्या उसमें से नहीं क्या
कैसे देखना है, अगर इसके बारे में और आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा नीचे में। मैंने कहा एआई के माध्यम से भी नहीं क्या बता सकता हूँ कि कैसे नहीं क्या म्यूचुअल फंड बेस्ट हो सकता है, तो कमेंट कीजिएगा एआई के माध्यम से अगर चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं क्या एक नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आई होप सो कि ये सब हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका पेयर्स वाला जो फंड था वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पे एक कौन का देख लेते हैं। अभी ये देखो स्मॉल कैप है, ठीक है। तो स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे देखो रिटर्न्स कितना दे रहा है, यहाँ पे देखो 5 ईयर का यहाँ पे 17%। मैं एक काम करता हूँ कैनेरा का ले लूँ, ये देखो कैनेरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, ये भी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो 24%, दैन अगेन यहाँ पे 27%, दैन अगेन 18%, 1 ईयर का यहाँ पे 2%, 6 मंथ का 5%, दैन अगेन यहाँ पे 1 महीने का है हमारा 1%। तो ये स्मॉल कैप में एस वही कर सकते हो। यहाँ पे इन लोगों ने 93 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से नहीं क्या यहाँ पे देखो यहाँ पे MCX में किया है, KEI में किया है, ऐसे कंपनी में किया है। ये पूरा क्या है स्मॉल कैप पर, मतलब पूरा पैसा इक्विटी में जाएगा। ठीक है, ग्रोथ फंड है, मतलब पूरा नहीं क्या शेयर मार्केट में जाएगा, 96% इक्विटी में जाने वाला है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले। रेशो की बात करें तो यहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे देखिएगा बड़ा दिक्कत वाली बात है, अल्फा नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। बीटा बीटा तो ठीक है, शार्पी और नहीं क्या शार्टोनो क्या है, कम है, नहीं करेंगे। दैट्स इट, देखना ही है आगे। समझ में आ गया, तो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे है और भी चीज़ें, यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, इन लोगों ने कितना रिटर्न दिया है। ठीक है, ये सब 5 रेटिंग का बताया जा रहा है। छोटा फंड है, 8,000 करोड़ का यहाँ पे म्यूचुअल फंड है इन्वेस्ट। ओके, यहाँ पे देखो सॉरी, यहाँ पे देखो रेशोस, अल्फा 6.40, बीटा 0.81, दैन शार्पी और नहीं क्या शार्टोनो यहाँ पे नहीं क्या 1 पॉइंट समथिंग समथिंग है। मतलब ठीक है, वाव तो नहीं है बट ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग गोल्ड ETF SBI, ठीक है, सॉरी SBI गोल्ड फंड। ठीक है, ये क्या रहता है, गोल्ड फंड है, SBI गोल्ड फंड। तो यहाँ पे देखो गैस, यहाँ पे देखो गोल्ड ने नहीं क्या ओवरऑल, यहाँ पे हम लोग बात करें, हमारे पास डेटा 2013 का है। 12 सालों में नहीं क्या 10% का रिटर्न दे रहा है। गोल्ड उतना ही देता है, सेफ रहता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग 5 ईयर का अगर बात करो 18% यहाँ पे रिटर्न है 5 ईयर का। 3 ईयर का अगर मैं कह लो 31%। लास्ट 3 सालों में नहीं गया 31% दिया, जो कि नहीं गया हमारे शेयर मार्केट ने भी नहीं दिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो 1 ईयर में 64%। गाइस पैनिक लेवल तो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प उसकी वजह से बढ़ रहा है, इसकी वजह से रिटर्न ज्यादा है। मतलब लास्ट नहीं क्या 1 ईयर में ज्यादा रिटर्न अप चला गया है, जिसकी वजह से ज्यादा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, काफी ज्यादा चला गया है। तो इस तरीके से रहता है गाइस। ठीक है, तो 1 ईयर में ज्यादा गया है। यहाँ पे अगर 6 मंथ की अगर मैं बात करूँ 31%, दैन अगेन 1 मंथ की बात करो माइनस में, अभी ये नीचे चल रहा है। तो शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ओवरऑल यहाँ पे 10% है, मतलब FD से तो बेस्ट है, FD से तो बेस्ट है। और यहाँ पे देखो मिनिमम 500 की SIP कर सकते हो, मिनिमम 500 की SIP कर सकते हो। लमसम अमाउंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो गोल्ड ETF में जाने वाला पूरा 100% जाएगा, किस में जाने वाला है, पूरा कमोडिटीज में। कमोडिटीज मतलब क्या है, गोल्ड। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बीटा, यहाँ पे देखो, ये देखो अल्फा, हाँ ऑब्वियसली कि कम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा ही बताया जा रहा है। इसके पेयर्स कंपनीज कौन से है, यहाँ पे देखो एक्सपेंस रेशो कम रहता है क्योंकि एक्सचेंज फंड है तो काफी कम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, इस तरीके से नहीं क्या यहाँ पे हम लोग कर सकते गाइस। ठीक है, एक्सपेंस रेशो यहाँ पे कम है। ठीक है, यहाँ पे पेयर्स नहीं दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सो कि गोल्ड ETF भी समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इंडेक्स फंड कौन सा ले हम लोग, UTI इंडेक्स फंड लेते हैं। ठीक है, UTI इंडेक्स फंड। अभी ये देखो UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, अभी इसका रिटर्न कितना है देखो, ओवरऑल कितना है 13%, 5 ईयर का कितना है 16%, 3 ईयर का कितना है 13%, 11%, दैन अगेन यहाँ पे देखो 6 मंथ का 4%। यह देखो ओवरऑल हमारे पास जो डेटा है 2013 का है। तो देखो गाइस गोल्ड से ज्यादा नहीं क्या म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है, समझ के चलो। मतलब गोल्ड से ज्यादा रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, बट
जब नहीं शेयर मार्केट नीचे जाता है तब गोल्ड नहीं हमें सेव करता है, इसीलिए बैलेंस करने का काम करता है गोल्ड। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया रिटर्न कितना किसमें ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं का कुछ भी टेंशन नहीं है। यहाँ पे आप नहीं यहाँ पे कर सकते हो 500 रुपये से इनके इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम अमाउंट भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने से कितना मिलेगा ये भी आपको बता जाता है। यहाँ पे देखो 51 कंपनी में किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो HDFC 12.77%, जो निफ्टी 50 में जो वेटेज होता है, अभी क्या होता है वेटेज नहीं पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक में 12.77% निका यहाँ पे निका वेटेज है, मतलब उसने निका टोटल फंड कितना है यहाँ पे 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ में से निका 12% नहीं किया, क्या किया उन्होंने HDFC में इन्वेस्ट किया। रिलायंस में कितना के 8%, ICICI में कितना 8%, भारतीय एयरटेल में कितना है 4%। ऐसे पूरा नहीं क्या डाइवर्सिफिकेशन करते, उसमें से भी सेक्टर वाइज भी यहाँ पे उन्होंने दिया है, तो यहाँ पे नहीं क्या 13% मिल जाता है। तो यहाँ पे रिस्क कम रहता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा अल्फा यहाँ पे कम बता रहा है, ठीक है। कुछ एक दो कंपनी के चेंज किया होगा उसकी वजह से यहाँ पे अल्फा नीचे, मतलब इंडेक्स से ये रिटर्न कम दे रहा है। और यहाँ पे ऑब्वियसली कम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न भी कम है तो थोड़ा रिस्क भी यहाँ पे रहता ही है ना, तो ये थोड़ा सा कम बताएगा। तो ये हमारे जो भी रहेगा स्मॉल कैप में ज़्यादा यूज हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ही दिखाएगा, ठीक है। आप इसका निका पेयर्स कंपनी भी देख सकते हो, निपॉन लार्ज कैप फंड देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप निका चेक करके भी देख सकते हो। लार्ज कैप मतलब क्या होता है, वही होता है निफ्टी निका, यहाँ पे देखो निफ्टी निका 100 वाले स्टॉक्स रहेंगे, ठीक है। निफ्टी 100 वाले स्टॉक्स रहते हैं, ये 71 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से रहेगा। अभी इनका निका क्या रहेगा, ये सब थोड़ा सा अल्फा बीटा ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो हमें इसमें भी हम लोग निका निपॉन निका इसमें लार्ज कैप फंड में निका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो डेट फंड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे ICICI का शॉर्ट टर्म हाइब्रिड फंड, ओके। ये दो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इक्विटी एंड ये चलो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न्स कितना है, यहाँ पे 17% यहाँ पे बताया जा रहा है। उसमें ये देखो 230 कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्विटी इक्विटी है, यहाँ पे देखो बीच में नहीं क्या आपको नहीं क्या देखेंगे, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कितना इन्वेस्ट किया 1.48, दैन अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे नहीं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे डेट में नहीं क्या ये देखो डिबेंचर वगैरह परचेस किया था उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे और भी देखते हैं, तो इस तरीके से नहीं क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ट्रेजर बिल वगैरह सब यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग और क्लैरिटी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं 73% कहाँ जा रहा है, इक्विटी में जा रहा है, 17% यहाँ पे नहीं क्या डेट में जा रहा है, इस तरीके से रहेगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन रहेगा पूरा, ठीक है। किसमें कौन से नहीं क्या डेट में जा रहा है ये भी यहाँ पे नहीं क्या कैलकुलेट करके रहता है। तो जिनकी एज नहीं क्या 60 ईयर रहती है उन लोगों ने ऐसे फंड को लेना चाहिए, ठीक है। बैलेंस फंड को लेना चाहिए जहाँ पे रिस्क फैक्टर कम रहेगा। यहाँ पे देखो अल्फा अच्छा है, बीटा यहाँ पे रिस्क देखो कम है ना। तो यहाँ पे देखो शैटोनी और नहीं क्या यहाँ पे क्या शार्पी दोनों अच्छे हैं, तो ये अच्छा माना जाता है गाइस। तो ऐसे नहीं क्या सब चीज सब नहीं क्या पॉइंट्स में भी चेकआउट करके हमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस तरीके से नहीं क्या हम लोगों ने नहीं क्या डिटेल में नहीं क्या म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, और आई होप सो कि यहाँ से आपको बहुत सारे सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी अगर नहीं क्या कोई भी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड नहीं क्या आपको नॉलेज चाहिए यार इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में हम लोग वीडियो बना के देंगे। और जो भी मैंने वीडियो बनाया है ये एजुकेशन के पर्पज के, ऐसे समझ के लो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ये मैं समझ के चलता हूँ। थैंक यू सो मच।